अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर से हमने कवर किया था लंग्स के वॉल्यूम को और न्यूमोथेरेपी को थोड़ा सा देखा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेंटिलेशन से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वेंटिलेशन होती क्या है। देखें, वेंटिलेशन का अगर उर्दू में हम देखें तो इसका मतलब है हवादार होना। अब देखें, कोई भी कमरा है, इसमें हम कहते हैं कि ये कमरा वेंटिलेटेड है, वेल वेंटिलेटेड है। इसका मतलब है इसमें हवा आ भी रही है और जा भी रही है। ठीक है, रोशनदान से हवा आ रही है और हवा जा रही है। ये इसका मतलब वेंटिलेशन का, यानी हवादार होना। ठीक है, इसी तरह ही हमारे लंग्स भी वेंटिलेटेड होते हैं और वो भी, उनमें भी वेंटिलेशन होती है। ठीक है, ये हमारे लंग्स। ठीक है, ठीक है, लंग्स में ऑक्सीजन देखें आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, बाहर जा रही है, तो ये वेंटिलेशन ऑफ लंग्स है। ठीक है, इससे ये हमारा नॉर्मल कंसेप्ट वेंटिलेशन का क्लियर होता है। तो आगे हम बात करते हैं माइन्यूट वेंटिलेशन। माइन्यूट वेंटिलेशन, ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि एक मिनट में हमारे लंग्स में कितनी हवा आ रही है, यानी कि एक मिनट में हमारी लंग्स की कितनी वेंटिलेशन। तो इसको लिख लें, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एंटरिंग द लंग्स पर मिनट। ठीक है, यानी एक मिनट में हमारे लंग्स में कितनी वेंटिलेशन हो रही है। तो इसका सिंपल सा एक फार्मूला है, वो फार्मूला आप याद कर ले। ठीक, फार्मूला इसका ये है। ठीक है, मिनट इसका फार्मूला टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, आपको शायद याद हो। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम उस वॉल्यूम को कहते हैं जो नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। ठीक है, रेस्टिंग पोजीशन में एक पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, तो वो जो नॉर्मल वॉल्यूम इनहेल और एक्सहेल कर रहा है उसे कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम हमने कितना पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? हमने टाइडल वॉल्यूम हमने पढ़ा था 50 kg पर्सन का। हर बंदे का अलग होता है, हर पर्सन का अलग होता है टाइडल वॉल्यूम। तो 50 kg पर्सन का हमने पढ़ा था 500 ml। ठीक है, और रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल कितना होता है? ये होता है 12 से 20 पर मिनट। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम को हम रेस्पिरेटरी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा निकल आएगा माइन्यूट वॉल्यूम 7500 ml। ठीक है, किया गया हमने कि एक मिनट में वेंटिलेशन हमारे लंग्स कितनी हो रही है, हमने टाइटल वॉल्यूम को रेस्पिरेटरी रेट से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो हमारा माइन्यूट वॉल्यूम निकल आया जो कि 7.5 लीटर बनता है, यानी 7500 ml। ठीक है, ये हमारा माइन्यूट वॉल्यूम। आगे हम बात करते हैं एल्वियोलर वेंटिलेशन। एल्वियोलर वेंटिलेशन, अब देखें, ये देखें 7500 ml यानी 7500 ml, या ये एक मिनट में लंग्स में आ रहा है, लेकिन एल्वियोलाई तक कितना पहुंच रहा है। ठीक है, ये अब हमने देखना है कि एल्वियोलाई की कितनी वेंटिलेशन हो रही है। तो उसका भी एक फार्मूला, वो भी आप लिख लें। उसका फार्मूला है टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस मल्टीप्लाई बाय रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, अब देखें डेड स्पेस मैंने आपको क्या बताया था, हम देखिए, अब मैंने आपको बताया डेड स्पेस में ये बताया था कि जितना जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारा कंडक्टिंग जोन में रह जाता है। पहले लेक्चर में आप अगर किसी नहीं सुना तो दोबारा सुन लें। जो दो जोन होते हैं हमारे, कंडक्टिंग जोन होता है और एक हमारा होता है रेस्पिरेटरी जोन। तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर हमारा जो कंडक्टिंग जोन में रह जाता है उसे हम कहते हैं डेड स्पेस, और वो हमारी रेस्पिरेशन में उसका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, उसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो इसका एल्वियुलर वेंटिलेशन, एल्वियुलाई तक हमारी वेंटिलेशन कितनी हो रही है, ये डिपेंड करता है इस पे। देखें, टाइडल वॉल्यूम कितना है हमारा 500 ml, और उसमें से हम डेड स्पेस जो कंडक्टिंग जोन में रह गया, यानी जो एल्वियुलाई तक नहीं पहुंचा, उसको हम माइनस कर देंगे। वो जो बुक में लिखा हुआ है वो है 150 ml। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको रेस्पिरेटरी रेट के साथ जो कि हमारा 12 है, तो ये हमारा निकल आएगा ऑलमोस्ट 5000 ml। तो ये है हमारी एल्वियुलर वेंटिलेशन। समझ आइए आपको? वेंटिलेशन कंसेप्ट आपने समझ लिया। ठीक है, वेंटिलेशन किसे कहते हैं? कि हवादार किसी चीज़ को, जैसे ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ये वेंटिलेशन है। और फिर माइन्यूट वेंटिलेशन समझ ली कि एक मिनट में वेंटिलेशन कितनी हो रही है हमारी लंग्स की। ठीक है, ये फार्मूला उसका। और फिर उसके बाद एल्वियुलर वेंटिलेशन में हमने क्या पढ़ा, टाइडल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम? उसके साथ माइनस कर देंगे, उसमें से डेड स्पेस माइनस कर देंगे जो हमारी कंडक्टिंग जोन में होती है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम रेस्पिरेटरी रेट के साथ, तो हमारा ये एल्वियुलर वेंटिलेशन भी हमारी निकल आएगी। ठीक है, ये आप फर्स्ट एड से पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो आपको
आगे हम चलते हैं। आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसमें देखेंगे। अब हम चलते हैं हेमोग्लोबिन की तरफ। ठीक है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, ठीक है। अब हेमोग्लोबिन क्या है? हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर होती है और जो ऑक्सीजन को कैरी करती है। ये तो आप सबको पता होगा, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन को हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, हेम में और ग्लोबिन में। अब हेम किससे बना होता है? हेम बना होता है 4 प्रोटोपोरफायरल रिंग से, ठीक है, और उसके दरमियान में होता है आयरन। अब देखो ये आपका स्ट्रक्चर इसका बना कर बताता हूँ आपको। ये हमारे रिंग्स है, ठीक है। ये हमारे 4 रिंग्स है, ठीक है। 4 रिंग है इसके, सेंट्रल प्लेस्ड इसमें आयरन है, ठीक है। ये 4 रिंग है, प्रोटोपोरफायरल रिंग्स हैं 4, और उसके दरमियान में आयरन है। और आयरन हेम में किस फॉर्म में होता है ये आप लिख लें। आयरन हमेशा होता है फेरस फॉर्म में, फेरस फॉर्म, फेरस फॉर्म यानी Fe+2 की फॉर्म में। अगर आप Fe+3 की फॉर्म में होगा वो हम डिजीज में पढ़ेंगे, मैथीमोग्लोबिनीमिया हो जाएगा उससे, वो डिजीज होगी, ठीक है। हेम में क्या होता है? हमारे आयरन होता है और 4 प्रोटोपोरफायरल रिंग्स होती हैं, ठीक है। ये हमारे हेम का स्ट्रक्चर है। अब चलते हैं ग्लोबिन में। ग्लोबिन में क्या होता है? ग्लोबिन में हम आ जाते हैं, सबसे पहले चलते हैं अडल्ट में। हेमोग्लोबिन जो अडल्ट का है, ठीक है, उसमें क्या होता है? जो अडल्ट का हेमोग्लोबिन है उसके अंदर हमारे पास 2 अल्फा चेंज होती हैं और 2 ही बीटा चेंज होती हैं, ठीक है। 2 ही अल्फा, 2 ही बीटा। और दूसरा जो हमारा वो है हेमोग्लोबिन उसका फीटल का, फीटल, ठीक है। इसमें हम देखते हैं हमारे पास फीटल में 2 अल्फा चेंज होती हैं और 2 गैमा चेंज होती है, गैमा चेंज, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ, हेमोग्लोबिन होता है उसके अंदर, ठीक है। डिवाइड करते हैं हेम में और ग्लोबिन में। हेम बना होता है 4 प्रोटोपोरफायरल रिंग से और उसके सेंटर में फेरिस फॉर्म में आयरन पड़ा होता है। फेरिस फॉर्म में, ये फेरिक फॉर्म में नहीं होता, फेरिस फॉर्म में होता है, Fe+2 की फॉर्म में, ठीक है। और ग्लोबिन हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में इसको, ठीक है। 2 अल्फा चेंज है, 2 बीटा चेंज है, किसमें? अडल्ट में। लेकिन अगर फीटल लाइफ में हम जाएं तो 2 ही अल्फा हैं और 2 गैमा चेंज, ठीक है। ये इसका हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आगे आप लिख लें कि एक मॉलिक्यूल जो इसका हेमोग्लोबिन का वो कितनी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन का है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कैरी, सॉरी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। यानी ये हमारा अगर हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है, ये देखिए, ये हमारा अगर हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है तो ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करेगा, ठीक है। 1 2 3 और 4, ये हमने पढ़ा इसमें हेमोग्लोबिन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए अब आगे जो मेन चीज आने वाली है वो है पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। ये कंसेप्ट जिसने समझ लिया उसको समझ लिया फर्स्ट एड से, उसको और कुछ आता ना हो, आता हो या ना आता हो रेस्पिरेटरी में, उसको ये कंसेप्ट लाजमन आना चाहिए, क्योंकि ये पेट एग्जाम का क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ये लाजमी पूछा जाता है, ठीक है। पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, हेमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी शो करता है। वो देखें कैसे, देखिए पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब देखें, ये देखें, ये देखें, ये 4 बाइंडिंग साइट्स हैं हेमोग्लोबिन की। जब पहला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो इसकी अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है। यानी ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेस अफिनिटी से खींचता है, ठीक है। जैसे ही दूसरा मॉलिक्यूल बाइंड करता है, अब ये दोनों मिलकर तीसरे मॉलिक्यूल को खींचेंगे। पहले ये अकेला था, इसको एक को खींच रहा था, ठीक है, तो अफिनिटी कम थी। अब 2 मॉलिक्यूल मिलकर तीसरे मॉलिक्यूल को खींचेंगे, तो ये दोनों जब दो देखें, 2 पर्सन किसी चीज को खींचते मिलकर या एक खींचता है, जब एक खींचता है तो उसकी अफिनिटी कम होती है। अब ये 2 मिलकर तीसरे को खींचेंगे तो इनकी अफिनिटी ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से इसका ये सिग्मा-डेल्टा कर्व आता है, या तो बताता हूँ आपको, ठीक है। जब 2 मिलकर खींचेंगे तो अफिनिटी बढ़ जाएगी। अब देखिए ये 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, ये जब मिलेंगे और चौथे को मॉलिक्यूल को खींचेंगे तो ज्यादा, उससे भी ज्यादा अफिनिटी से खींचेंगे। इससे हम कहते हैं पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, ठीक है। तो ये जो हीमोग्लोबिन का ये कर्व आता है, इसलिए सिग्मा मॉडल आता है। ये देखिए,
इधर पहला मालिक्यूल था, पहला मालिक्यूल ने जब दूसरे को खींचा तो उसकी एफिनिटी कम थी। अब इधर दो हो गए, दो ने जब मिलकर खींचा तो सैचुरेशन, ये सैचुरेशन है, सैचुरेशन फौरन से बढ़ गई है। देखिए इधर कर्व आ गया, फौरन से बढ़ गई। दो ने खींचा, आगे तीन ने, तो ये फौरन सैचुरेशन, फौरन सैचुरेट हो गया इधर 100%। तो ये इसलिए हीमोग्लोबिन सिग्मोइडल कर देता है। ये भी एक एमसीक्यू है कि हीमोग्लोबिन सिग्मोइडल, इस सिग्मोइडल कर्व आपने लाजमन याद कर लें कि सिग्मोइडल कर्व होता क्या है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन किस लिए सिग्नल कर देता है? ड्यू टू पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी, ठीक है। एक एक बाइंड किया, उसने एफिनिटी जो ऑक्सीजन के लिए दूसरे मॉलिक्यूल के लिए कम थी, ठीक है। जब दो बाइंड कर गए तो दोनों ने ज्यादा एफिनिटी के साथ तीसरे मॉलिक्यूल को खींचा। जब तीन बाइंड कर गए, तीनों ने ज्यादा एफिनिटी के साथ चौथे मॉलिक्यूल को खींचा। तो इसलिए ये सिग्मोइडल कर्व हीमोग्लोबिन दे रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी आपको लाजमन आनी चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आगे मैं चलता हूँ, इसका कंसेप्ट आएगा और ये आगे आप देखें, ठीक है। आगे हम चलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये सारे टॉपिक हैं, ये फर्स्ट एड पे हैं। इसके बाद जब आपने फर्स्ट एड खोलनी है, आपने फर्स्ट एड से देखनी है, तो आपको सब चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, डिसोसिएशन कर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल है। ये कंसेप्ट जल्दी समझ नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाए, ठीक है। अब देखेंगे, अब मैंने पहले नॉर्मल देखा। नॉर्मल ये है हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन, आपने जरा ध्यान देना है। आप देखिए, ये हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन है और ये ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन सैचुरेशन, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल कर्व है, जो मैंने अभी बनाया सिग्मोइडल कर्व, ठीक है। नॉर्मल सिग्मोइडल कर्व बनता है, यहाँ एक मॉलिक्यूल आया, यहाँ पे दो ने बाइंड किया, फिर तीनों ने बाइंड किया, ठीक है। ये हमारा सिग्मोइडल कर्व नॉर्मल, ये हमने नॉर्मल शो कर दिया, ठीक है। अब इधर कंसेप्ट जो है वो है राइट शिफ्ट का और लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट का। राइट शिफ्ट क्या होती है, ठीक है, ये देखिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए P50 का, P50 क्या है। P50 ये है कि किस ऑक्सीजन के प्रेशर पे, यानी हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना दें कि हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट हो जाए। इसकी डेफिनेशन लिख लें, पहले पहले P50 की डेफिनेशन लिख लें, ठीक है। आपको फिर इसकी सही तरह समझ आएगी P50 है क्या, लिख लें। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 50% ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। यानी कितना पार्शियल प्रेशर, वो पार्शियल प्रेशर रिक्वायर्ड है जो 50% हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन करवा दे, ठीक है। अब देखें, इधर मैं आपको बताता हूँ। तो नॉर्मल जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो है 25, ये कितने भी लिख लें, 25 है, ठीक है। 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। देखिए नॉर्मली, देखिए 25 के ऊपर, अब देखिए मैं ड्रा कर रहा हूँ, हमारा 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुका है, ठीक है। 25 मिलीमीटर मर्करी ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, इसके ऊपर हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट हो चुका है, ठीक है। ये आपने बात समझ लेनी है। 25 पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। 25 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, इस पे हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट, यानी उसकी दो साइड्स, टोटल 4 साइड्स है ना, 2 साइड्स उसकी कवर हो चुकी है इस पे 50%, ठीक है। अब चलते हैं राइट शिफ्ट पे। राइट शिफ्ट में होता क्या है? राइट शिफ्ट होती है हमारी हमारे टिश्यूज में, ठीक है। अब देखिए राइट शिफ्ट में क्या होता है, वही हमें राइट शिफ्ट की राइट शिफ्ट हो रही है, ठीक है। ये है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट होती क्या है, देखिए वही 25 मिलीमीटर मर्करी हम ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का, देखिए वही 25 ले रहे हैं, लेकिन अब जो सैचुरेशन है ये 25 ही ले रहे हैं हम, अब ये लेकिन सैचुरेशन है ये 20% है। राइट शिफ्ट में ये देखिए, पहले वही 25 मिलीमीटर मर्करी था ऑक्सीजन का प्रेशर, लेकिन जो सैचुरेशन थी वो 50% थी, ठीक है। अब उसी में हम देख रहे हैं 25 पे, और जो अब रह गया 20, ये 30% कहाँ गई? ये 30% हमारे टिश्यूज में डीलोड हो गई, ठीक है। तो बहुत मुश्किल कंसेप्ट है, दोबारा समझ लीजिए। 25 मिलियन मरकरी हमने प्रेशर लगाया, उस पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 25 पे, हमारी हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन कितनी थी? 50%, ठीक है। अब हमारी हो गई राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट में क्या हुआ कि वही 25 मिलीमीटर मरकरी का प्रेशर ऑक्सीजन का, लेकिन हीमोग्लोबिन की जो सैचुरेशन है वो रह गया 20%। तो पहले 50 थी, अब 20% रह गई है। ये 30% कहाँ गई? ये 30% हमारे टिश्यूज में डीलोड हो गई, यानी टिश्यूज में चली गई, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आई है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं लेफ्ट शिफ्ट की। ये होगी हमारी राइट शिफ्ट, ये होगी हमारी राइट शिफ्ट। अब ये बात करते हैं हमारी लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट। अब लेफ्ट शिफ्ट क्या है? लेफ्ट शिफ्ट देखिए, वही 25 हमने लेना है, 25 प्रेशर। अब देखिए
ये होती कहाँ है, रेड शिफ्ट कहाँ होती है, ये होती है हमारी, ये लिखे रेड शिफ्ट होती है हमारी टिश्यूज में, क्योंकि टिश्यूज में हमने ऑक्सीजन को डीलोड करना होता है। रेड शिफ्ट क्यों टिश्यूज में होती है, टिश्यूज में ऑक्सीजन चाहिए होती है, अपने ऑक्सीजन को डीलोड करना होता है। तो हमेशा तौर पे रेड शिफ्ट जो होती है वो होती है हमारी टिश्यूज में, और ये रेड शिफ्ट का कर्व है। ठीक है, अब चलते हैं लेफ्ट शिफ्ट के बारे में। वही 25 मिलीमीटर मर्करी हमने ऑक्सीजन का प्रेशर लिया, लेकिन अब देखें उसी 25 पे, ये देखिए इसको ऊपर ले स्टेबल, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन कितनी बन रही है, ऑलमोस्ट बन रही है हमारी 70%। ठीक है, पहले कितनी थी 50%, फिर कितनी रह गई 20%, अब कितनी है 70%। ठीक है, ये होता है हमारे लंग्स में। ठीक है, लंग्स में लेस पार्शियल प्रेशर, यानी पार्शियल प्रेशर उतना ही है, लेकिन सैचुरेशन जो हीमोग्लोबिन की बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन कम होती है, हीमोग्लोबिन सैचुरेट होना होता है आसानी से। ठीक है, हमें ऑक्सीजन लोड करनी होती है हीमोग्लोबिन के ऊपर, तो इससे हमारी ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाती है। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एक तो दोबारा आप समझ लीजिए, जिसको समझ नहीं आई देखें, ये हमारी नॉर्मल कर्व है, हीमोग्लोबिन की कर्व है, ये सिग्माइडल कर्व बनती है। ठीक है, इसका P50 चित्र नॉर्मल कर का P50 बनता है 25 मिलीमीटर मरकरी पे। ठीक है, 25 मिलीमीटर मरकरी जब हम ऑक्सीजन का प्रेशर देते हैं लंग्स में, तो उसका जो हेमोग्लोबिन की सैचुरेशन है P50% हो जाती है। ठीक है, P50 पार्शियल जो हेमोग्लोबिन सैचुरेशन है 50% हो जाती है किस प्रेशर पे, 25 पे। ठीक है, अब बात करते हैं हम राइट शिफ्ट की। राइट शिफ्ट में क्या होता है, वही 25 प्रेशर है, लेकिन जो सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन की वो कितनी रह गई है 20, 50 से किस पे आ गई है 20 पे। 30% कहाँ गई, 30% हमारी डीलोड हो गई, कहाँ टिश्यूज में। क्योंकि इसलिए टिश्यूज में हमेशा राइट शिफ्ट होती है। ये एमसीक्यू है, पेट एमसीक्यू है, लाजमन आना है। ठीक है, ये लाजमन आता है एग्जाम में, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, राइट शिफ्ट कहाँ होती है टिश्यूज में, आपने एक तो बात ये याद रखनी है, राइट शिफ्ट होती है टिश्यूज में। ठीक है, 30% हमारी डीलोड होगी। दूसरी तरफ आते हैं लंग्स में, अब वही 25 हमने प्रेशर लगाया ऑक्सीजन का, लेकिन सैचुरेशन कितनी हो गई है उसकी हीमोग्लोबिन की, 70% में होगी। ठीक है, 50 से चली गई 70% पे। ये होता है हमारे लंग्स के अंदर। ठीक है, लंग्स के अंदर हमारे लेफ्ट शिफ्ट होती है हमेशा। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन की जो अफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन के लिए बढ़ जाती है। ठीक है, लंग्स में हमारी हमेशा लेफ्ट शिफ्ट होती है। ठीक है, ये होगी हमारी राइट शिफ्ट, ये होगी हमारी लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, इन दोनों की समझ आ गई आपको। नहीं समझ आई तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे आप लिखें इसके बारे में, ये आप लिख लें, फिर लिख के आप दोबारा ये आप सुनेंगे, आपको फिर सही तरह समझ आएगी। राइट शिफ्ट, राइट, और इधर हम लिख लेते हैं लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, राइट शिफ्ट कब हो रही है, इसमें होता क्या है, अफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन फॉर O2 विल डिक्रीज। ठीक है, टिश्यूज में अफिनिटी अगर हेमोग्लोबिन की डिक्रीज होगी तो तभी डील्यूट होगी ना टिश्यू। अगर टिश्यूज में भी हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को पकड़ी रखेगा, उसकी अफिनिटी बढ़ी रहेगी, तो उसमें वो ऑक्सीजन डीलोड नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन की अफिनिटी जो है ऑक्सीजन के लिए डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, होता कहाँ है, ये टिश्यू लेवल पे होता है, टिश्यू लेवल, टेक प्लेस एट टिश्यू लेवल। ठीक है, अब जो एमसीक्यूज आने हैं वो आप लिख रहे हैं, एमसीक्यूज कौन से आने हैं, एमसीक्यूज आने हैं इसके फैक्टर्स। ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो राइट शिफ्ट करवाते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो लेफ्ट शिफ्ट करवाते हैं। ठीक है, इसमें 3 फैक्टर जो आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है इसमें हाइड्रोजन आइंस। नंबर सेकंड आपने याद रखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर आपने याद रखना है टेम्परेचर, और लास्ट पे आपने याद रखना है 2,3-BP। ठीक है, अब देखें हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयन बढ़ने से क्या होता है, देखिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं, देखिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जिस्म में हाइड्रोजन आयन बढ़ जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन बढ़ने से देखिए एक्सरसाइज जब आपने करनी है तो आपके मसल की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने से, ऑक्सीजन डिमांड जब बढ़ेगी उसके साथ हाइड्रोजन आयन भी बढ़ रहे हैं, आपकी एसिडोसिस होगी, तो एसिडोसिस में राइट शिफ्ट होगी। ठीक है, ये आप क्योंकि जो टिश्यूज को ऑक्सीजन है वो ज्यादा चाहिए, जिसकी वजह से वो राइट शिफ्ट करवाएंगे, और ऑक्सीजन की ज्यादा डीलोडिंग होगी फ्रॉम हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसलिए हाइड्रोजन आयन के बढ़ने से हमारी राइट शिफ्ट होती है। ठीक है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सरसाइज करते हैं तो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे टिश्यूज में बढ़ जाता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा तो उससे ज्यादा राइट शिफ्ट होगी। क्यों, क्योंकि हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए हम जो हमारा बॉडी है वो ज्यादा राइट शिफ्ट करवाएगा। ठीक है, थर्ड टेम्परेचर, एक्सरसाइज के दौरान आपका टेम्परेचर भी बढ़ता है। और नंबर 4 पे हमारा 2,3-20 फास्फोलिक स्टेट। ये 2,3-20 फास्फोलिक स्टेट क्या है, ये हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ी होगी, उसका एक ये पाथवे में आपने पढ़ा होगा, उसका ये हिस्सा है 2,3-BPG। ठीक है, तो नॉर्मली ये जो पहाड़ों में लोग रहते हैं उनके अंदर बड़ा होता है। ठीक है, उनको ऑक्सीजन की जो टिश्यू लेवल पे ज्यादा जरूरत होती है तो उसमें बड़ा होता है।
तो ये भी डीलोडिंग करवाता है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से, ज़्यादा डीलोडिंग करवाता है, राइट शिफ्ट करवाता है। ठीक है, बार बार कहता हूँ, राइट शिफ्ट में होता क्या है, राइट शिफ्ट में जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है वो ऑक्सीजन के लिए कम हो जाती है। होता कहाँ है, ये टिश्यू लेवल पे। कौन कौन से फैक्टर्स करवाते हैं, ये फैक्टर्स एमसीक्यू हैं, ये मस्ट आने हैं। ठीक है, जब हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, ठीक है, तब ये राइट शिफ्ट होगी। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा तब राइट शिफ्ट होगी। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तब राइट शिफ्ट होगी। और जब 2, 3 20 खास हो गई, ये जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनके अंदर ये ज्यादा बनता है, तो वो वहाँ राइट शिफ्ट होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट में इसका उल्टा होता है। ठीक है, अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन और O2 विल इंक्रीज। ठीक है, इसमें जो अफिनिटी होगी लेफ्ट शिफ्ट में, हमारी जो अफिनिटी होगी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोनों ऑक्सीजन में। ठीक है, ये कहाँ होता है, हमारे लंग्स में। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि लंग्स में हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को कैरी करना है, उसने उसको उसने अपने ऊपर कैरी करना है ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन के अंदर सेचुरेट हो। तो इसलिए हीमोग्लोबिन की जो अफिनिटी है वो लेफ्ट शिफ्ट में बढ़ जाती है। लेस पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन पे भी बहुत ज़्यादा सेचुरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, इसके फैक्टर्स आप लिख लें, वही फैक्टर्स। ठीक है, जब हाइड्रोजन आयन कम होते हैं, ठीक है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, चलिए बात है, जब कम ही होगा तो फिर हमें लेफ्ट शिफ्ट होगी, हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा और लास्ट में 2, 3 20 कम होगा। ठीक है, ये हमारा राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट का कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में और कुछ आता हो या ना आता हो, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आपको लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट लाजमन आना चाहिए। और ये बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट हैं, बहुत मुश्किल से समझ आते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो मैं फिर दोबारा रिपीट करूँ। आगे चलते हैं हम कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग की तरफ। ठीक, ब्रीथिंग का कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रीथिंग का कंट्रोल। हमारी जो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन है वो कंट्रोल कहाँ से होती है। ठीक है, दो सिस्टम है जो ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। नंबर 1 पे हमारा जो है वो नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस कंट्रोल है हमारा। ठीक है, नंबर 2 पे हमारा जो आता है वो है केमिकल कंट्रोल। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे नर्वस कंट्रोल। ठीक, ठीक है, तो नर्वस कंट्रोल में हमारे दो कंट्रोल हैं। एक है हमारा सोमैटिक कंट्रोल और एक है हमारा ऑटोनोमिक कंट्रोल। ऑटोनोमिक कंट्रोल, ये हमारे दो कंट्रोल है। ठीक है, जो सोमैटिक कंट्रोल है वो हमारा, यानी सोमैटिक कंट्रोल किसे कहते हैं, ऐसी एक्टिविटी जो जिसमें आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व हो। ठीक है, जो आप कर रहे हैं, जैसे आप रेस्पिरेशन है, देखें आप रेस्पिरेशन को रोक सकते हैं ना, तो ये वहाँ हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स इज नो। ठीक है, आप रेस्पिरेशन का रेट, आप बैठे हैं, आप रेस्पिरेशन का रेट अपनी बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। देखिए, आप तेज से सांस भी ले सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। तो ये जो कंट्रोल होता है वो आपका कॉर्टेक्स करता है। ठीक है, आपका ब्रेन का पार्ट। ठीक है, जो दूसरी जो दो ऑटोनोमिक है, जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, आप रेस्पिरेशन एक हद तक रोक सकते हैं, एक पॉइंट से आगे आप रेस्पिरेशन नहीं रोक सकते। ठीक है, तो वो जो कंट्रोल होता है वो आपका होता है पोन से, ब्रेन स्टेम से। ठीक है, पोन्स प्लस मेदुला। ठीक है, दो सेंटर्स होते हैं आपके पोन्स में, 2 सेंटर्स इन पोन्स, और दो ही होते हैं आपके इसके अंदर मेदुला के अंदर। लेकिन जो आपने याद रखना है वो मेदुला याद रखना है। ठीक है, जो आपकी ब्रीथिंग का जो ऑटोनोमिक कंट्रोल है ना, वो मेदुला का है। ठीक है, पोन्स का जो फंक्शन बताता हूँ। ठीक है, सो सपोज करें ये है आपका ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये आपका पोन्स है, ये मेदुला। ठीक है, ये पोन्स रख लेंगे मेदुला। अब पोन्स में दो सेंटर। ठीक है, एक है एपिन्यूस्टिक सेंटर, एपिन्यूस्टिक सेंटर, और दूसरा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। नॉर्मली पोन्स का कोई काम नहीं है। ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपिन्यूस्टिक सेंटर का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है एपिन्यूस्टिक सेंटर को इनहिबिट करके रखता है नॉर्मली। यानी नॉर्मली पोन्स की, जो आप नॉर्मल एस्पिरेशन ले रहे हैं, इसमें आपका पोन्स का कोई रोल नहीं है।
मेजर रोल आपका आता है इसमें मेदुला। मेदुला में आपके दो न्यूक्लियस है, आपका मेदुला, इसके अंदर आपके दो न्यूक्लियस हैं सेम टू सेम मेदुला, जो आपकी ऑटोनॉमिक एक्टिविटी करवाता है। ठीक है, ठीक है। तो दो न्यूक्लियस हमारे मेदुला में, ठीक है, दो हमारे पोन्स में थे। पोन्स का नॉर्मली कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है, अपने पास उनका नाम याद रख लेने, एपिस्टिक सेंटर है, न्यूमोटैक्टिक सेंटर है, ठीक है। और दो ही हमारे इसके अंदर मेदुला के अंदर है। मेदुला के अंदर जो जो पहला है वो है हमारा वेंट्रल एक्सपायरेटरी सेंटर, एक्सपायरेटरी सेंटर, ठीक है। तो जो वेंट्रल एक्सपायरेटरी सेंटर है, ये नॉर्मली ये हमारा इनएक्टिव है, इनएक्टिव। इनएक्टिव क्यों रहता है? क्योंकि जो एक्सपायरेशन है ये आपका पैसिव प्रोसेस है। इसमें आप देखें, जो इंस्पिरेशन है उसमें तो आप मसल यूज कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपायरेशन है वो आपका पैसिव प्रोसेस है। ये एक्टिवेट कब होता है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज। क्योंकि एक्सरसाइज में आपकी जो एक्सपायरेशन है वो भी एक्टिव हो जाती है, ठीक है, एक्टिव प्रोसेस हो जाता है, उसमें मसल यूज होते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है। जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ये रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपने याद रखना है, जो एमसीक्यूज में आता है, ठीक है, वो आपका सेंटर है डोर्सल इंस्पायरेटरी, इंस्पायरेटरी सेंटर, ठीक है, डोर्सल इंस्पायरेटरी सेंटर, ठीक है। ये मेन न्यूक्लियस है जो आपको कंट्रोल करता है इंस्पिरेशन को, ठीक है, कंट्रोल्स इंस्पायरेशन, ठीक है। और इसे हम, इस न्यूक्लियस को हम कहते हैं पेस मेकर ऑफ द लंग्स, ठीक है, पेस मेकर, आल्सो कॉल्ड एज पेस मेकर, पेस मेकर ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो इसे हम लंग्स का पेस मेकर भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे जो कंट्रोल थे, मैं आपको दोबारा रिवाइज कर दूं, ठीक है। जो ब्रीथिंग कंट्रोल है वो हमारा एक नर्वस कंट्रोल है, एक हमारा केमिकल कंट्रोल है। जो हमारा नर्वस कंट्रोल है वो दो जगह से होता है, ठीक है। एक हमारा कोर्टेक्स कंट्रोल करता है, ठीक है, वो हमारी सोमैटिक एक्टिविटी है जो हमारे कंट्रोल में है। दूसरे हमारे ऑटोनोमिक जो एक्टिविटी है वो हमारे पोन्स में दो न्यूक्लियस होते हैं, दो मेदुला में होते हैं। जो पोन्स के न्यूक्लियस उनका कोई काम नहीं है, वो डिजीज में एक्टिवेट होते हैं और उनका कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन जो जो हमारे मेदुला ऑब्लोंगेटा में दो न्यूक्लियस है, एक वेंट्रल एक्सपिरेटरी और जो डोर्सल साइड होता है वो होता है इंस्पिरेटरी। जो वेंट्रल एक्सपिरेटरी है नॉर्मली वो इनएक्टिव रहता है, सिर्फ एक्टिव होता है एक्सरसाइज में। और जो डोर्सल इंस्पिरेटरी है वो जो हमारा इंस्पिरेशन कंट्रोल करता है, क्योंकि इंस्पिरेशन जो आप करते हैं वो एक एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। तो इसे हम इसलिए पेस मेकर ऑफ लंग्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद हम लेक्चर अपना आज खत्म करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने ये दोबारा भी देखना है। ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप देखेंगे, देखें। अब इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट एड पे, इसको देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमें फर्स्ट एड पे, अब जब आएंगे फर्स्ट एड पे, तो एक सेकंड में शेयर करता हूँ स्क्रीन। फर्स्ट एड पे जब आप फर्स्ट एड खोलेंगे इसके बाद ये देखें, ये वेंटिलेशन देखेंगे, माइन्यूट वेंटिलेशन, ये भी हमने कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा ये भी हमने कल कर लिए थे, ये हीमोग्लोबिन के बारे में, ठीक है। इसको ये आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप इधर जब आएंगे तो ये पढ़ेंगे, आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखें, ये देखें, ये है हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर, इसके ऊपर लिख लेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें आप ये देखेंगे, ये लेफ्ट शिफ्ट है, ये हमारी राइट शिफ्ट है, ये आप ग्राफ देखेंगे तो ये आप ये सारा कवर करेंगे, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट होगी, तो इंशाल्लाह यही हमारा आज का टॉपिक था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोबारा आपने देखना है। तो नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह सियानाइड पॉइजनिंग और मोनो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो आप ये जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ग्रुप्स में, ठीक है। यूट्यूब चैनल को भी लाइक करें और सपोर्ट करते रहें। चलिए ठीक है, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं।